कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज पूरे घर की साफ सफाई और डेकोरेशन का काम हो रहा था। कनक आदर्श के घर जाने वाली थी क्योंकि आज उसकी मम्मी पापा भी आने वाले थे और वहाँ भी तैयारियाँ देखनी थी। जिहान ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाते हुए कनक और किहान को आदर्श के यहाँ पहुँचा आता है। वो कनक को अपने से दूर जाने तो देना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर अनुज को देखते हुए वो कनक को मना नहीं करता है। ऑफिस से दोपहर के वक्त लौट आता है क्योंकि यहाँ भी विराज जी के साथ सारे तैयारियों को देखना था। जोया और अनुषा अपने सगाई के लिए एक्साइटेड थी। आखिर दोनों की मोहब्बत मुकम्मल होने वाली थी, जिसका इंतज़ार उन्होंने कब से किया था। रात के वक्त जिहान कनक को फ़ोन करता है क्योंकि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों उसे कनक की आदत लग गई थी और मोहब्बत तो थी ही। जिहान अपने बेटे से कुछ देर बात करने के बाद कनक से बोला, मैं वहाँ आ जाऊँ? कनक जिहान की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। जिहान बोला, जान प्लीज़, कमरा काटने को दौड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और आप सोचिए, कल दुल्हन का होने वाला भाई सगाई में झपकी लेता फिरेगा तो कैसा लगेगा? कनक बोली, इतने बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आ जाइए। जिहान ये सुनते ही हवा की गति से अपने कमरे से निकल जाता है। कनक बोली, आराम से गाड़ी चला कर आइएगा, ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं आंखें बंद करता और आपके पास पहुंच जाता। कनक बोली, ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं होती, इसलिए ऐसे सपने देखना बंद कीजिए और आराम से आइए, मैं यहीं हूँ, कोई भागी नहीं जा रही। जिहान अपने मन में बोला, आपको कहीं भागने दूंगा भी नहीं, बहुत तड़पा हूँ 2 सालों में। लगभग 15-20 मिनट बाद जिहान कनक के कमरे में था। कनक के यहाँ सब सो चुके थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कनक चुपचाप दरवाज़ा खोलकर जिहान को लेकर कमरे में आ गई थी। किहान भी तब तक सो गया था। जिहान कनक को बाहों में लेकर लेटते हुए बोला, आज दिन भर की बेचैनी को अब जाकर आराम आया है। कनक बोली, वैसे दिन भर बेचैन क्यों थे? जिहान कनक के सर पर चूमते हुए बोला, मेरी जान जो मुझसे दूर थी। कनक बोली, लेकिन जब मैंने यहाँ आने के लिए कहा तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा रुकने के लिए। जिहान बोला, क्योंकि यहाँ भी आपकी ज़रूरत थी, और दूसरी बात, आप जहाँ मन वहाँ जा सकती हैं, मेरा प्यार आपको कैद कर जाहिर नहीं कर सकता मैं। कनक बोली, अब तो बता दीजिए सही बात क्या है? जिहान मुस्कुराते हुए बोला, मतलब आपको कैसे पता चल जाता है? कनक बोली, जैसे भी पता चले, बताइए मुझे, क्यों कल से परेशान हैं? जिहान बोला, पहले आप बताइए, आपको मेरी सच्चाई मुंबई छोड़ने से पहले कब और कैसे मालूम हुई? कनक बोली, बीती बातों को भूल जाइए। कनक जान प्लीज़ बताइए ना, आपको कैसे मालूम हुआ? कनक बोली, जब मुझे होश आया तो माँ ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस वक्त दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। सारी बातें सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के पास नहीं लौट कर जाऊँगी। मैं माँ बाबा के साथ जब हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी तो उसी वक्त मैंने शैली को हॉस्पिटल के अंदर आते देखा। पहले तो मैंने इग्नोर करने का सोचा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे पीछे आई। माँ बाबा तब तक ऑटो वाले को देख रहे थे। शैली एक डॉक्टर के केबिन में गई, मैं भी दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तभी शैली ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर डॉक्टर के टेबल पर रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, और आज के बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। वो डॉक्टर हंसते हुए बोला, लेकिन मैंने इतना बड़ा काम किया है, अपने पैसे से हट कर किसी पेशेंट के लिए झूठ बोला है, रकम दोगुनी होगी। ये सुनते ही शैली बोली, बात जितनी की हुई थी उतनी ही तुम्हें मिलेगी, और भूलो मत, अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश किए तो करियर तो तुम्हारा चौपट होगा ही। हम लोगों के साथ तुम भी जेल जाओगे। शैली के आने से पहले मैं दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर शैली ने डॉक्टर को इतने रुपए दिए क्यों, और कौन से झूठ की बात कर रही है। एकाएक मन में ख्याल आया कि कहीं शैली प्रेग्नेंट तो नहीं और आपसे शादी करने के लिए उसने बच्चे को अवॉर्ड कर दिया हो।
ये सोचते ही मैं डॉक्टर के केबिन में घुस गई। डॉक्टर मुझे देखकर एकाएक हड़बड़ाते हुए बोले, कौन हैं आप और इस तरह मेरे केबिन में कैसे घुस आईं? मैंने वहीं टेबल पर पड़ा एक ऑपरेशन में प्रयोग होने वाला कैंची उठाकर उसके गर्दन पर रखा और पूछा, अभी अभी जो लड़की आई थी उसने तुम्हें किस बात के पैसे दिए हैं और कौन से झूठ की बात कर रही थी वो? ये सुनते ही वो डॉक्टर पसीने से लथपथ हो गया। वो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी फीस के पैसे देकर गई है। मैंने कैंची उसके गर्दन में चुभोते हुए कहा कि मैंने उसका वीडियो बना लिया है जो मैं पुलिस को दे दूंगी और तब पुलिस ही उससे सच उगलवाएगी। ये सुनते ही उसने कहा कि नहीं, मैं सच बताता हूँ, वो उनका एक बॉयफ्रेंड है, मिस्टर जिहान रघुवंशी, उसी के बारे में कुछ झूठ बोलने को कहा था। कनक बोली, कैसा झूठ? डॉक्टर बोले, यही कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। बीते दिनों में आपका बिहेवियर देख मुझे समझ में तो आ गया था कि कुछ बातें तो है ही। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि वो अभी के अभी फ़ोन लगाकर कहे कि सच क्या है। उसने आपको फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन सौरभ ने रिसीव किया था। डॉक्टर ने उसे सारा सच बताया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को धमकी देकर छोड़ दिया कि वो किसी को ये बात ना बताए, नहीं तो मैं ये वीडियो रिलीज़ कर दूँगी। उसके बाद मैं माँ बाबा के साथ मुंबई से निकल गई। जिहान बोला, लेकिन जब आपको सच मालूम हो गया तो एक बार तो मुझसे मिलती, मेरी हालत तो जानती, आपका दिल दुखाकर मेरी क्या हालत हो गई थी। कनक अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, क्योंकि उस समय तक आपने शैली से सगाई कर ली थी। और दूसरी बात, यदि आप हमारी मोहब्बत पर विश्वास करते तो चाहे जो सच होता मुझे बताते, ना कि किसी लड़की को साथ में लेकर जानबूझकर मेरी कमज़ोरी पर वार करते। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जिस दिन आप किसी और लड़की के पास गए मेरे पास आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जिहान बोला, आई एम सॉरी। हाँ, मैंने जानबूझकर आपकी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बस यही एक रास्ता नज़र आ रहा था, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया। मुझे हर पल अपने साथ आपकी ज़िंदगी वीरान नज़र आ रही थी। लेकिन ये भी सच है कि मैं आपको छोड़कर किसी की तरफ देखना तक मंजूर ना करूँ, छूना तो बहुत दूर की बात है, और ज़िंदगी में शामिल करना किसी भी जन्म में नामुमकिन। कनक के आंखों के सामने वो पल घूम जाता है जब वे लोग सगाई तोड़ने घर आए थे और दादी के हाथ जोड़ने पर सैली ने उनका हाथ छुड़ाते हुए जिहान का हाथ पकड़ा दिया था। वो अपने सर को झटकते हुए, छोड़िए, मैं इन बातों को सोचना भी नहीं चाहती, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? जिहान बोला, उस प्लान में केवल सैली ही नहीं, बड़े पापा का छोटा बेटा अनुज भी शामिल था। कनक हैरानी से जिहान को देखते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? उसको हमें दूर करके क्या मिल जाता? क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक थे, सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं जिससे उसे फ़ायदा हो कि सारी जायदाद उन दोनों भाइयों की हो जाएगी। जिहान बोला, वो हमें अलग करना चाहता था क्योंकि उसकी नज़र आप पर थी। मॉम डैड के एनिवर्सरी के दिन से ही आप उसकी नज़रों में आ चुकी थी। मैं ही बेवकूफ़ था जो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कनक बोली, तो क्या सारी सच्चाई मालूम होने पर घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा? जिहान बोला, आपके यहाँ से जाने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब थोड़ा ठीक हुआ और मुझे पता चला कि ये सब किसी की साजिश थी तो मैं उस डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे पूछा कि किसने उसे पैसे दिए। उसने सैली के बारे में बता दिया और जब सैली से पूछा गया मॉम ने उसे 1-2 थप्पड़ लगाए। तब वो गुस्से में अनुज का नाम भी बक दी। जी चाहा कि उसी समय उसकी जान ही ले लूं, लेकिन डैड ने मुझे रोक लिया। मॉम ने कहा कि उसे पुलिस को सौंप दिया जाए। बड़े पापा भी गुस्सा थे, लेकिन अपने बेटे के प्रति एक पिता का मोह भी था। इस वजह से उन्होंने मॉम डैड से रिक्वेस्ट की थी उसे जेल ना पहुंचाएं। बड़ी माँ भी रोने लगी और इस कारण मॉम डैड पिघल गए और केवल उसे घर से बाहर जाने को कहा और वो लंदन चला गया। मॉम ने सैली को भी घर से निकाल दिया तो वो भी उसी के साथ चली गई। लेकिन कल अचानक वो अर्जुन भैया और भाभी के साथ यहाँ आ गया था। ज़रूर बड़ी माँ ने बुलाया होगा। वैसे बड़ी माँ का कहना है कि वो बदल गया है,
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने घर में कुछ कुछ जगह चुपके से कैमरा लगा दिया है और आपको उसकी नज़रों से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इस बार आया तो कुछ प्लान करके ही आया होगा। अब किहान भी है, इसलिए आप दोनों के लिए मैंने सिक्योरिटी रखी है, बिना सिक्योरिटी लिए आप कहीं नहीं जाएंगे। कनक बोली, मुझे उसकी नज़रें कुछ अलग सी लगती थी, लेकिन मैंने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप परेशान मत होइए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं किहान का ख्याल रखूंगी और आप भी अपने साथ, जब तक वो यहाँ है, अपनी सिक्योरिटी को अपने साथ रखेंगे। जिहान बोला, मेरी कमज़ोरी आप हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, और अब किहान भी मेरी कमज़ोरी है। अगर आप दोनों सुरक्षित रहेंगी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनक मन ही मन बोली, और मेरी कमज़ोरी आप, वो कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जिहान के जाने के बाद कनक अपने मम्मी पापा के साथ तैयारियों में लग जाती है। शाम के वक्त रघुवंशी विला जाना था, क्योंकि सगाई का प्रोग्राम वहीं पर था। सौरभ और गायत्री जी सुबह ही रघुवंशी विला आ गए थे। कनक अनुषा के यहाँ चली गई। अनुषा के घर में तैयारियां जोरों पर थी। सुनैना जी सारी रस्मों की थाल और सौरभ के माँ और सौरभ के लिए गिफ्ट सभी तैयार कर चुके थे। कनक बोली, अनुषा तू पार्लर भी जाएगी? सुनैना जी बोली, बेटा आप दोनों चले जाओ, साथ में आयुष भी चला जाएगा। जब आप दोनों तैयार हो जाना तो ड्राइवर के साथ आप लोग रघुवंशी विला आ जाना। कनक बोली, आंटी पार्लर में मेरा दम घुटता है, मैं ब्यूटिशियन को यहाँ बुला लेती हूँ। सुनैना जी बोली, जैसा ठीक लगे। कनक एक पार्लर वाली को बुलाती है। उसके आने पर अनुषा तैयार होने लगती है। कनक अपने घर चली जाती है। किहान भी दादा दादी और नाना नानी के साथ मस्ती कर रहा था। आदर्श उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने ला दिया था। जब कनक तैयार होने जाती है तो आदर्श उसे एक पैकेट देते हुए वही पहनने को बोलता है। कनक किहान को लेकर कमरे में चली जाती है। किहान को तैयार करने के बाद जब वो पैकेट खोलकर देखती है तो वो आश्चर्य से भर जाती है, क्योंकि पैकेट में वही साड़ी थी जो उस दिन कनक ने छोड़ दी थी, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। साड़ी लेकर वो बाहर आती है। आदर्श भी तैयार हो रहा था। वो उसके कमरे में आते हुए बोली, भाई आपको इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? आदर्श बोला, क्यों, क्या तेरा भाई इतना नहीं कमाता? कनक बोली, लेकिन भाई इस तरह खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? आदर्श बोला, क्योंकि ये साड़ी मेरी बहन को पसंद थी, अब जाकर तैयार हो जा। कनक आदर्श को घूरती हुई अपने कमरे में आ जाती है। सभी तैयार होकर रघुवंशी विला के लिए निकल जाते हैं। अनुषा कनक आदर्श की गाड़ी में थी, बाकी सब अपनी अपनी गाड़ी में आ रहे थे। यहाँ भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। सौरभ और जोया भी तैयार हो चुके थे। सगाई हाल में ही रखी गई थी। जिहान सारे काम देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी जान के दीदार का भी इंतज़ार था। कुछ देर में सब वहाँ पहुँचते हैं। विराज जी और अलका जी और गायत्री जी सबका स्वागत करते हैं। सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कनक अनुषा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों जोड़े एक साथ सीढ़ियों से उतरते हैं। जिहान की नज़र तो कनक से हट ही नहीं रही थी। किहान जिहान की गोद में था। किहान भी आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहने बहुत क्यूट लग रहा था। अनुज चोरी चोरी नज़रों से कनक को देख रहा था। जिहान एक नज़र उसे घूर कर देखते हुए मन ही मन, अब की बार तुम्हारा एक गलत कदम और तुम मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। कनक के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लेता है। कनक हैरानी से जिहान को देखती है। तभी फोटोग्राफर उनकी एक फ़ोटो खींच लेता है। किहान को गोद में लिए जिहान एक साइड से कनक को पकड़कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। कनक धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हैं? जिहान बोला, कुछ नहीं, सभी अपने जोड़े में हैं तो मैं यहाँ अकेले क्यों खड़ा रहूं? दोनों न्यू जोड़े भी एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जोया और आदर्श की जोड़ी, अनुरव अनुषा और सौरभ की जोड़ी, दोनों जोड़े बीच में आकर खड़े होते हैं। पंडित जी कुछ देर मंत्र पढ़ते हैं, कुछ पूजा करते हैं। जोया और अनुषा की सासू ने चुन्नी उड़ाकर शगुन का थाल उनके गोद में रखती है। फिर आदर्श और सौरभ को भी उन दोनों की सास उनके माथे पर टीका लगाते हुए उन्हें भी गिफ्ट देती हैं। दोनों कपल खड़े होकर सगाई के लिए तैयार होते हैं। तभी हाल में धीरज और विनीत, सुषमा और दीपा अनीता के साथ आते हुए, हमारे बिना ही सगाई करने चले थे, कहते हुए सौरभ और जिहान के गले लटक जाते हैं। कनक जिहान से थोड़ी दूर हट जाती है। दोनों दोस्त अपने दोस्तों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं।
सुषमा दीपा और अनीता के साथ कनक और अनुषा के पास आती हैं। सभी दोस्त गले मिलते हैं। तभी दिव्या अपने हस्बैंड के साथ आते हुए बोली, क्या बात है, सब लोग मुझे ही भूल गए हैं। सुषमा, अनुषा और कनक दिव्या को देख, बिल्कुल भी नहीं, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। अनुषा सुषमा की बेटी को गोद में लेते हुए उसे किस करती है। जिहान और सौरभ धीरज और विनीत से बोले, तुम लोग यहाँ कैसे। धीरज बोला, तुम भूल गए तो लगता है कि सब कोई भूल गया। सौरभ बोला, ताने माना बंद कर, तुम लोग कौन हमसे मिलने आते थे। जिहान बोला, सच में हम लोग अपने अपने में इतना बिजी हो गए कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा। विनीत बोला, लेकिन एहसान मान हमारी कनक भाभी का, जो हम दोस्तों को फिर से मिलाया। जिहान कनक की तरफ देखता है जैसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया कर रहा हो। सौरभ कनक के पास आते हुए बोला, सच में भाभी, आपके आने से हमारी सारी खुशियाँ वापस आ रही हैं। थैंक यू हमारे इस स्पेशल दिन पर हमारे दोस्तों को बुलाने के लिए। कनक बोली, ये सब हमारे भी दोस्त हैं, इसलिए अभी शुक्रिया थैंक यू रहने दीजिए और चलिए जल्दी से एंगेजमेंट कीजिए। ऐसा ना हो कि अनुषा का मूड बदल जाए। अनुषा जल्दी से बोली, अरे मेरा क्यों मूड बदलूंगी, मैं तो सगाई के लिए तैयार हूँ। सभी उसकी बातें सुन हंसने लगते हैं। अनुषा झेप जाती है। सुषमा किहान को देखते हुए बोली, ये तुम्हारा और जिहान का बेटा है, लेकिन तुम दोनों ने शादी कब की। धीरज सुषमा की गोद से किहान को लेते हुए बोली, जिहान ये तो तेरी फोटो कॉपी है यार। विनीत बोला, हाँ यार, इतनी बड़ी खुशखबरी हम लोगों से अभी तक छुपी हुई थी। जिहान किहान को अपनी गोद में लेते हुए बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सगाई का मुहूर्त हो रहा है। दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। सारी लड़कियां अनुषा को फिर से सौरभ के पास खड़ी करती हैं। कनक अनुषा के हाथ में रिंग देती है। गायत्री जी सौरभ के हाथ में रिंग देती हैं। दोनों कपल रिंग थे जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आदर्श ने जोया के लिए भी एक बेहद खूबसूरत रिंग पसंद की थी। कनक वो रिंग आदर्श के हाथ में देती है। पहले सौरभ और आदर्श अनुषा और जोया को रिंग पहनाते हैं। वो भी अपने घुटनों पर बैठकर सभी हुटिंग करने लगते हैं। फिर अनुषा और जोया अपने अपने पार्टनर को रिंग पहनाती हैं। सभी लोग उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। सभी दोस्त सगाई हो गई, अब थोड़ा डांस भी हो जाए। दोनों जोड़े बीच में खड़े होते हैं। सारे फैमिली और रिश्तेदार साइड में खड़े हो जाते हैं। म्यूजिक बजता है। आदर्श एक हाथ जोया के कमर पर रखे दूसरे हाथों को अपने हाथ में लिया था। जोया का दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। सौरभ और अनुषा भी उसी पोज में थे। गाना बजता है, तुमको पाया हूँ तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में वो लफ्ज़ ही नहीं, जिनमें तुम हो क्या मैं बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया हूँ तो जैसे खोया हूँ। सौरभ और आदर्श अपने पार्टनर को एक उंगली से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाते हैं। सौरभ और आदर्श अनुषा और जोया को बाहों से पकड़कर रोल करते हुए अपनी आगोश में भर लेते हैं। गाना खत्म होने पर सभी तालियां बजाने लगते हैं। दोनों कपल ने बेहद खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस दिया था। गायत्री जी और अंकिता जी अपने बेटे बहू की नज़र उतारते हुए गले से लगा लेती हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ देर फोटो खिंचवाने के बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। आज बहुत दिनों बाद सारे दोस्त और फैमिली इस तरह एक साथ बैठे थे। सभी अपना अपना ग्रुप देखकर एक दूसरे का टांग खींच रहे थे। दिव्या के हस्बैंड से भी सभी लड़कों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। किहान अर्जुन और कविता की बेटी और धीरज सुषमा की बेटी के साथ थोड़ी देर खेलता है और फिर आकर कनक की गोद में चढ़ जाता है। कनक उसे सबके बारे में बताती है। उसे ज़्यादा समझ तो नहीं आता, लेकिन वो सभी को देखकर खुश था। पार्टी में सिंघानिया फैमिली भी आई थी, जिससे सभी लोग नायरा से भी मिले। नायरा यंग और मॉडर्न लड़की थी। वो मॉडलिंग करती थी, लेकिन टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई थी। अनुज थोड़ी देर उससे बात करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। कनक और जिहान को एक साथ देख उसका तो खून चल रहा था। कुछ देर बाद सभी बहुत थक गए थे, इसलिए गेस्ट को विदा करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। आदर्श अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ अपने घर चला जाता है। सौरभ और गायत्री जी यहीं रह जाते हैं। अनुषा भी अपनी फैमिली के साथ घर चली जाती है। कनक किहान को लेकर कमरे में आती है, क्योंकि अब वो सोने के लिए परेशान कर रहा था।
दीपा, अनीता, अनुषा के साथ चली गई थी। धीरज, सुषमा और विनीत अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। दिव्या अपने हस्बैंड के साथ आज यहीं पर थी। वो लोग कल फिर दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। सभी ने अपना न्यू नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया था। वो लोग जल्दी ही सौरभ अनुषा की शादी में मिलने का वादा किए थे। उससे पहले 2 महीने बाद दीपा और विनीत की शादी थी। कनक अपने कमरे में आकर किहान को सुला देती है। उसके सोने के बाद जैसे ही उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने वाली होती है, जिहान कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करते हुए उसके पास बैठ जाता है। कनक बोली, क्या हुआ? जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ नहीं, जब से आप आई हैं आपके करीब आने के लिए तड़प रहा था। आज इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कनक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बेड से उठते हुए बोली, वैसे हैंडसम तो आप भी लग रहे हैं। जिहान उठकर उसे गले से लगाते हुए बोला, मेरा बस चले तो सारी दुनिया से आपको छुपा कर रख लूं। कनक और जिहान कुछ देर वैसे ही गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद जिहान बोला, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। कनक वॉशरूम में चली जाती है। जिहान भी अपने कपड़े चेंज कर एक लोअर टी शर्ट पहन लेता है। कनक के आने पर उसे बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है। दोनों दिन भर के थके हुए थे। दोनों जल्दी ही गहरी नींद में चले जाते हैं। इधर अनुज को नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर बेचैनी थी। वो गुस्से से बेड पर अपना हाथ मारते हुए, कैसे इन दोनों को अलग करूं समझ नहीं आ रहा है। उस समय सोचा था कि जिहान जब कनक को ठुकरा देगा तो मैं उसे अपना कंधा दूंगा और अपना बना लूँगा, लेकिन ये तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग, और ऊपर से हमारा पर्दाफाश भी हो गया। लेकिन कोई नहीं, मुझे फिर एक और मौका मिला है और अब की बार मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं। अनुज को छोड़ आज बाकी सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। अनुषा और जोया तो अपने आने वाले सपनों में खोए हुए अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बिजी थे। अगले दिन से फिर सबकी अपनी रूटीन चालू हो जाती थी। दिव्या सबसे विदा लेते हुए फिर शादी में आने का वादा कर अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। कनक जिहान के साथ ऑफिस चली जाती है। किहान भी उनके साथ ही था। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज संडे था इसलिए सभी घर पर ही थे। किहान जोया और अर्जुन की बेटी काव्या के साथ गार्डन में खेल रहा था। तीनों मिट्टी और पानी से सने थे, क्योंकि गार्डन में पानी की पाइप से फूलों को पानी देते देते जोया किहान की तरफ थोड़ा पानी उछाल देती थी, जिससे किहान भी जोया का साथ पानी और मिट्टी से खेलने लगता है। कनक अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। जिहान अपने पापा के साथ स्टडी रूम में था। बाकी सब इसी तरह अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी किहान जोया पर मिट्टी फेंक कर हंसते हुए भागकर घर के अंदर आया। जोया भी उसके पीछे भाग रही थी। उसके साथ काव्या भी थी। अनुज अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए हाल में आया। तभी अचानक से किहान उससे टकरा गया। अनुज किहान को देख गुस्से से पागल हो गया। एक तो वो जिहान का बेटा और ऊपर से उसकी शक्ल हूबहू उससे मिलती थी, जिससे उसे किहान से भी चिढ़ मचती थी। वो किहान को धक्का देते हुए उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कुछ देर पहले ही स्टडी रूम से निकला था। तभी उसने किहान को अनुज से टकराते देख लिया था। जोया जल्दी से किहान को अपनी गोद में उठाती है। काव्या भी डर कर जोया के पैरों से लिपट जाती है। जिहान उसका हाथ घुमाकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरे बेटे पर तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सभी उसकी आवाज़ सुनकर हॉल में आ जाते हैं। अनुज अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारा बेटा मेरा पूरा कपड़ा गंदा कर दिया है। जिहान बोला, बच्चा है, कोई जानबूझकर तेरा कपड़ा गंदा नहीं किया, और ऐसे 100 कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, नहीं तो ये हाथ तोड़ते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, कहकर उसे पीछे झटका देता है, जिससे अनुज पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। जिहान जोया की गोद से अपने बेटे को लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी पीछे से अनुज बोला, बड़ा गरूर है तुझे अपने बेटे पर, आखिर है तो नाजायज ही। तभी पूरे हाल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठती है। सभी हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये थप्पड़ कनक ने अनुज को मारा था और अगले ही पल वो नीचे फर्श पर गिरा हुआ तारे गिन रहा था। कनक उसके गर्दन पर अपने पैर रख कर झुक कर बेहद ही सर्द आवाज़ में बोली, मेरा बेटा अगर नाजायज होगा भी तो भी उसे मालूम है कि उसका बाप कौन है
और उसके बाप को भी पता है कि वो उसका बेटा है। लेकिन तुझ जैसी औलाद कैसी होती है बताऊं? जंगलों में या सड़कों पर जानवरों को भटकते देखा है, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है, और तू उसी कटघरी में आता है। ये सुनते ही अंजना जी चीखते हुए कनक को मारने के लिए दौड़ती हैं। कनक जल्दी से उनका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, ये गलती भूलकर भी मत कीजिएगा। बहुत बुरा लगा सुनकर, तो सोचिए कि मुझे कैसा लगा होगा जब आपके बेटे ने ऐसे वाहियात वर्ड मेरे बच्चे के लिए यूज किया। लेकिन गलती इसकी नहीं है, गलती आप जैसी औरतों की है जो अपने बेटे को सही संस्कार और परवरिश नहीं दे पाती। लेकिन मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिएगा। ना ही मैं सीरियल की संस्कारी बहू हूँ जो लाख अन्याय होता देख चुपचाप सुनती और सहती रहती है। मैं कनक हूँ जिसकी अपनी ही चमक होती है। मेरे लिए गलत करने वाला बड़ा या छोटा नहीं होता, मेरे लिए गलत सिर्फ गलत होता है। आइंदा से अपनी ज़बान अपने हाथ और अपने बेटे को संभाल कर रखिएगा, वरना अगली बार मुझ पर चिल्लाती हुई नहीं, अपने इस बेटे की लाश पर चिल्लाती हुई नजर आएंगी आप। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मैं दोबारा मौका नहीं देती। कहते हुए उनका हाथ झटक देती है और पैरों से अनुज के चेहरे पर एक लात मारते हुए जिहान का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सभी लोग कनक के इस रूप को देखकर हैरान थे। अनुज और अंजना जी की तो डर के मारे हालत ही खराब थी। अपने कमरे में आकर कनक की जिहान को गोद से लेते हुए, मैं इसे फ्रेश कर देती हूँ, आप भी कपड़े बदल लीजिए। जिहान की आंखें लाल हो रही थी। वो चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। उसके कानों में अनुज के शब्द गूंज रहे थे, आखिर है तो नाजायज ही। जिहान को कनक की बातें याद आ जाती है। मैं कैसे साबित करती कि मेरा बेटा नाजायज नहीं है, वो मेरे प्यार और भरोसे की निशानी है। वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, कनक ने सही सवाल किया था, मेरी एक गलती मेरे बेटे के वजूद को धुंधला कर रही है। काश मैं वो गलती ना करता, कनक को सारी सच्चाई बताता, तो आज कोई मेरे बेटे को नाजायज नहीं कहता। मेरी बीबी इतने दर्द नहीं सहती, मुझे उससे जुदाई नहीं सहना पड़ता। क्यों मैं नहीं समझ पाया? हालात चाहे जैसे भी रहें, अपने पार्टनर को सारा सच बताना चाहिए। कनक जिहान के कपड़े बदल कर उसे फ्रेश करती है। वो बेहद डर गया था क्योंकि आज तक उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। वो कनक की गोद में सिमटा आंखें बंद किए हुए सो रहा था। कनक को जिहान का दीवार पर बार बार अपना हाथ मारने की आवाज़ें आ रही थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो किहान को बेड पर सुलाते हुए जैसे ही उठने को होती है, किहान मम्मा कहते हुए उठ बैठता है। कनक बोली, यहीं हूँ बेटा, पापा वॉशरूम में है ना, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, उनके कपड़े दे देती हूँ। किहान चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। कनक अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाती है। जिहान जल्दी से खुद को संभालते हुए शावर बंद करता है। कनक बोली, क्या कर रहे हैं, जल्दी बाहर आइए। जिहान टॉवल लपेट कर कपड़े खोल कर एक तरफ रख देता है। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कनक के हाथ से कपड़े लेकर कपड़े चेंज करता है। कनक कमरे का दरवाज़ा जाकर लॉक कर देती है। जिहान कुछ देर में बाहर आता है। कनक उसका हाथ पकड़कर बेड पर ले जाती है। ड्रावर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए उसके हाथ के चोट को साफ करके पट्टी करती है। जिहान चुपचाप कनक का चेहरा देख रहा था। किहान जिहान की गोद में आकर बैठ जाता है। जिहान उसका सर चूमते हुए बोला, नींद नहीं आ रही? किहान नामे सर हिला देता है। जिहान उसे अपने सीने से लगा लेता है। कनक फर्स्ट एड बॉक्स रख कर बोली, मैं खाना लेकर आती हूँ। जिहान बोला, मुझे भूख नहीं है। कनक बोली, क्यों? जिहान बोला, बस ऐसे ही। कनक चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। नीचे सभी लोगों में शांति पसरी हुई थी। बिराज जी और अलका जी सभी हाल में ही बैठे हुए थे। कनक सर्वेंट को लंच टेबल पर लगाने को कहती है और सबको लंच के लिए बुलाती है। सभी लोग चुपचाप उठकर लंच टेबल पर आ जाते हैं। अनुज अपने कमरे में था। अंजना जी उसके चोट पर मरहम लगाती हुई बड़बड़ा रही थी। दर्द उनके हाथ में भी हो रहा था क्योंकि कनक ने जोर से मरोड़ा था, बस टूटा नहीं था। कनक एक प्लेट में खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर कनक देखती है बाप बेटे दोनों बेड पर सोए हुए थे। कनक बेड पर एक तौलिया बिछाकर खाना लगाती है। फिर जिहान को बोली, थोड़ा सा खा लीजिए। जिहान बोला, कनक क्यों जिद कर रही है, मुझे सच में भूख नहीं है। कनक उसके पास आकर बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरती है, फिर उसके सर को चूमते हुए बोली,
खाना नहीं खाने से क्या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा? गलती जिसने की उसे सज़ा भी मिली। फिर आप खुद को सज़ा क्यों दे रहे हैं? जिहान कनक का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्योंकि इन सारी गलती की जड़ मेरी गलती ही है। अगर उसी समय मैं आपका हाथ थाम लेता, खुद से दूर ना करता, तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी ये सवाल करने की। कनक बोली, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी के कहने से कोई सच भी नहीं बदल जाएगा। मुझे पता है, आपको पता है कि सच क्या है, तो फिर किसी दूसरे की बातों को दिल से क्यों लगाना? दुनिया तो पीठ पीछे कुछ भी बोलती है, ज़रूरी नहीं वो हर बार सही हो। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है और हम दोनों खाएंगे तो थोड़ा किहान भी खा लेगा, नहीं तो फिर मुझे तंग करता रहेगा। जिहान मुस्कुराते हुए उठकर बैठता है और किहान को गोद में लेकर बैठता है। तीनों बैठकर बातें करते हुए खाना खाते हैं। कनक जिहान और किहान के साथ खाना खत्म करती है। खाने के बाद वो प्लेट उठाते हुए बोली, सुनिए, वो मैंने कपाड़िया के होटल की डिज़ाइन तैयार की है, आप उसे चेक करके देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं। जिहान बोला, लेकिन इस वक्त मेरे को काम करने का कोई मूड नहीं है, मैं अभी सोना चाहता हूँ। कनक बोली, बस थोड़ी देर का ही काम है, मैं लैपटॉप दिखाती हूँ आपको। कहते हुए वो प्लेट एक तरफ रख कर अपना लैपटॉप लेकर बाहर आती है। बेड पर बैठकर जिहान को सारी डिज़ाइन दिखाने लगती है। जिहान भी काम में मशगूल हो जाता है। कनक उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोली, सॉरी, लेकिन इस वक्त आपका ध्यान भटकाना ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो आप सोच सोच कर खुद को हर्ट करते। जिहान कनक को अपनी तरफ देखता पाकर लैपटॉप से नज़रें हटाते हुए बोला, क्या हुआ? कनक मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, आप काम कीजिए, मैं किहान को लेकर बाहर जाती हूँ। तभी किहान जिहान की गोद में चढ़ते हुए बोला, मुझे बाहर नहीं जाना, बाहर बुरे वाले अंकल हैं। ये सुनते ही जिहान की मुट्ठियां कस जाती है। कनक उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए आंखों से शांत होने का इशारा करती है। फिर किहान को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तो आपको बाहर नहीं जाने की ये प्रॉब्लम है? फिर सोचने का नाटक करते हुए बोली, वैसे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्या आपके पास इसका कोई सल्यूशन है? किहान ना में सर हिला देता है। कनक बोली, एक बात बताइए, बाहर बुरे अंकल कितने हैं? किहान मुंह बनाते हुए बोला, एक। कनक बोली, ओके, और बाहर अच्छे लोग कितने हैं? मतलब जो आपसे प्यार करते हैं, कोई तो होगा ना जो मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार करता होगा। किहान खुश होते हुए बोला, बहुत सारे हैं मम्मा, एक दादी, फिर दादाजी और नाना नानी, माँ भी तो यहीं पर हैं। कनक बोली, बस इतना ही? जिहान बोला, नहीं मम्मा, जोया बुआ भी और फिर काव्या दीदी भी और हाँ, बड़े दादू भी। कनक बोली, और हम आपसे प्यार नहीं करते? किहान उसकी गर्दन से लटकते हुए बोला, अरे मैं तो बोलने वाला था। जिहान बोला, अच्छा, मतलब पापा को छोड़ दिया? किहान जल्दी से जिहान की गोद में कूदते हुए बोला, नहीं नहीं पापा, आप तो स्पेशल हो ना, आप मम्मा के जितना ही प्यार करते हो। कनक उसके गाल खींचते हुए बोली, अच्छा, जहाँ इतने सारे लोग प्यार करने वाले हों, वहाँ पर एक, अपनी उंगली से इशारा करती हुई बोली, मात्र एक बुरा अंकल मेरे बच्चे को डरा सकता है? किहान बोला, बिल्कुल नहीं मम्मा। कनक मुस्कुराते हुए बोली, तब मेरा बेटा क्यों डर रहा है? अब तो सभी लोग मम्मा को चिढ़ाएंगे ना कि उनका किहान डरपोक है। किहान बोला, नो नो मम्मा, किहान डरपोक नहीं है, वो ब्रेव है। जिहान उसे गुदगुदी करते हुए बोला, बिल्कुल, मेरा बेटा सबसे ब्रेव है। किहान हंसते हुए बोला, पापा गुदगुदी हो रही है, प्लीज छोड़िए। कनक जिहान की गर्दन पर धीरे से उंगलियां चलाते हुए, तो पापा को भी गुदगुदी कर दो। जिहान जल्दी से बेड पर से कूदते हुए, बिल्कुल नहीं। अब तो कनक और किहान जिहान के पीछे पड़ गए थे और जिहान बेड के इधर उधर भाग रहा था। उनके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ नीचे तक जा रही थी। ये सुन अलका जी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अरमान रघुवंशी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, घर में अशांति फैली हुई है, लेकिन इन लोगों को मस्ती सूझ रही है। विराज जी बोले, भैया मैं छोटा हूँ आपसे और आज तक आपकी हर बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो भी हुआ इसमें गलती किसी एक की नहीं थी, सबकी थी। अरमान जी बोले, मैं भी समझता हूँ, लेकिन फिर भी बहू को अपने एक दायरे में रखना चाहिए। उसने बड़ों का लिहाज करना छोड़ दिया है, उसने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। अलका जी बोली, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अरमान रघुवंशी बोले, तो कैसी बात है? उसने अनुज को जो कहा क्या वो मुझे नहीं कहा?
हर्ष की बेटी से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी कनक सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, तो कैसी उम्मीद थी आपको अंकल जी? अरमान रघुवंशी कनक को देखकर गुस्से से बोले, आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। कनक उनके सामने आते हुए बोली, जब बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो छोटों को उनकी मर्यादा दिखानी पड़ती है, क्योंकि मर्यादा किसी एक के लिए नहीं बनी, वो सभी के लिए बनी होती है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बहू हो या बेटी, अगर बड़े अपना बड़प्पन नहीं दिखाएंगे तो छोटों को उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। सॉरी, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? मैंने आपके बेटे को कुछ कहा तो वो गाली आपको भी लगी, लेकिन जब वही बात आपके बेटे ने मुझे कही तो वो गाली किसी को नहीं लगी। क्या मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई गई या मेरे पति को दोष नहीं दिया गया? और अगर मेरे पति को दोष दिया गया तो उनके माँ बाप पर भी उंगलियां उठी कि उन्होंने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए। यानी कि घूम फिर कर बात आप पर ही आएगी, क्योंकि जिहान आपके भी बेटे हैं। लेकिन इस बात की आपको कोई चिंता नहीं है। मैंने आपके बेटे को जो कहा वो आपको दिल पर लगी, ऐसा क्यों? अरमान रघुवंशी को कोई जवाब देते नहीं बनता है। कनक बोली, मैं बताऊं, क्योंकि आपका बेटा आपकी शादी के बाद पैदा हुआ और वो शादी आपने पूरे समाज के सामने की, जिसके चलते इस शादी के बहुत सारे गवाह हैं। लेकिन मेरे पति ने जब मुझसे शादी की तो उसका कोई गवाह नहीं था, केवल भगवान को छोड़कर। इसलिए मेरे चरित्र पर सबने आसानी से उंगलियां उठा दी। सबने तो छोड़ो, मेरे अपने ही घर में। क्या आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि उसके इस हरकत से मेरे पति और मेरे बेटे पर क्या गुजर रही है? मेरा बेटा कमरे से बाहर नहीं आना चाहता, मेरा पति खुद को छोड़ दे रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको बड़े होने का अभिमान जो है। फिर भी आई एम रियली सॉरी कि आपको मैंने हर्ट किया, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन गाली ऐसी ही होती है, जो देते तो हम किसी एक को हैं, लेकिन उसके लपेटे में हमारा पूरा खानदान आता है, इसलिए ये गाली भी सोच समझ कर देनी चाहिए। मैं फिर से आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि उस गाली के पीछे मेरा मकसद आपको गाली देना नहीं था। केवल मैं एक जवाब देना चाहती थी, क्योंकि बात मेरे मान पर लगी थी और उसका जवाब कुछ इस तरह ही दिया जा सकता था। अरमान रघुवंशी को अपनी गलती का एहसास होता है। विराज जी बोले, भाई साहब, मैं भी अपनी बहू की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कनक ने कुछ गलत नहीं कहा। भाभी और अनुज की हरकतें हमसे छिपी हुई नहीं हैं, लेकिन हमने हमेशा भाभी को बड़े होने का मान दिया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा। और आज अनुज की हरकतें तो आपने देख ही ली, लेकिन फिर भी कनक इसका असर घर के किसी सदस्य पर नहीं होने देना चाहती। घर के माहौल को खुशनुमा बनाना चाहती है। सबको लंच के लिए बुलाया, लंच कराया। जिहान को इस बात से ध्यान भटकाना चाहती है तो क्या गलत कर रही है? अरमान जी विराज जी के गले लगते हुए बोले, आई एम सॉरी, मेरी आंखें खोलने के लिए। तुमने ठीक कहा, यदि गलती को गलत करते वक्त ही रोक दिया जाए तो आगे चलकर गुनाह नहीं होते, लेकिन यदि उसको इग्नोर कर दिया जाए तो आगे चलकर वो हमें खून के आंसू रुलाते हैं। सॉरी कनक बेटा, कुछ देर के लिए मैं सिक्के के एक पहलू को ही देख रहा था, लेकिन आपने सही कहा, अगर छोटे गलत करते हैं तो बड़ों को रोक कर सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसी तरह अगर बड़े भी गलत करें तो छोटे को भी उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बड़े हो या छोटे सभी इंसान ही हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। कनक बोली, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा है, और सारी बातों को भूलते हुए आज संडे का मज़ा लीजिए। कविता भाभी भी प्रेग्नेंट है और इस वक्त उनको घर का माहौल खुशनुमा चाहिए। घर में छोटे बच्चे भी हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत बात का इफ़ेक्ट हमारी फैमिली पर पड़े। अलका सी बोली, बिल्कुल बेटा। तभी किहान सीढ़ियों से भागता हुआ आया, मम्मा जल्दी आओ, पापा जीत रहे हैं। विराज जी आगे बढ़कर किहान को गोद में उठाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे पापा जीत जाएंगे, किहान के साथ उसके दादू हैं ना। तभी जिहान नीचे आते हुए बोला, ये तो गलत बात है डैड, आप मेरे डैड हैं तो मेरी साइड रहिए। जोया बोली, बिल्कुल नहीं भाई, आप बड़े हैं, किहान छोटा है, तो हम लोग किहान के साइड रहेंगे, कहते हुए किहान से हाई फाई दे देती है। जिहान बोला, ये क्या बात हुई? अलका जी बोली, कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की तरफ से रहेंगे। जिहान अलका जी को गले लगाते हुए बोला, आई लव यू मॉम। सभी हाल में बैठकर किहान के साथ मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी बड़े अपने अपने कमरे में आकर आराम करने चले जाते हैं।
कनक दूध का गिलास कविता जी को देते हुए बोली, भाभी इसे फिनिश करके आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कविता दूध पीकर अर्जुन के साथ कमरे में चली जाती है। कनक जोया के पास बैठते हुए, वैसे हम लोग हॉरर मूवी देखें क्या? किहान बोला, नहीं मम्मा, हमें सुपरमैन की मूवी देखनी है। काव्या बोली, हाँ छोटी माँ, मैं भी सुपरमैन की ही मूवी देखूंगी। कनक दोनों को सोफे पर बैठाते हुए जोया को मूवी लगाने को कहती है। जोया मूवी लगाकर सारी लाइट ऑफ कर देती है। जीहान कनक के पास आकर बैठ जाता है। जोया दोनों बच्चों के साथ बैठती है। दोनों बच्चे कुछ देर में टीवी देखते देखते सो जाते हैं। उसके बाद जोया एक हॉरर मूवी लगाती है। जीहान दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है। कनक और जोया बैठकर मूवी देखने लगते हैं। विराज जी के कमरे में अलका जी बोली, मैं एक बात कहना चाह रही थी। विराज जी बोले, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हैं? अलका जी बोली, मैं सोच रही हूँ कि कनक और जिहान की शादी कराने की। विराज जी बोले, लेकिन जिहान ने तो बताया था ना कि उसने कनक से शादी की थी। अलका जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन फिर भी आज सवाल उठा ना। कनक ठीक कह रही थी, अगर शादी का कोई गवाह ना हो तो हमारे आसपास रहने वाले लोग हम पर इसी तरह बार बार उंगली उठाते रहेंगे। और वैसे भी मैंने अपने बेटे के शादी के बहुत सारे अरमान सोच कर रखे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कनक के मम्मी पापा से बात करके इस पर विचार करें। विराज जी बोले, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। वो हर्ष जी को फ़ोन करते हैं और फिर से कनक और जिहान की शादी के बारे में बात करते हैं। वे दोनों भी अपनी रजामंदी देते हुए बोले, ठीक है, पंडित जी से दिन तय करवा लीजिए। हमें भी मन था कि अपनी बेटी का कन्यादान करें। रात के डिनर के वक्त सभी डिनर टेबल पर बैठे थे। अनुज और अंजना जी भी थे। सभी डिनर करते हुए अपने में बिजी थे। किसी ने अनुज और अंजना जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। जीहान कनक को अपनी बाहों में लेकर लेटा था। कनक उसके सीने से लगी कुछ देर बाद सो जाती है। जीहान उसके चेहरे को देखते हुए बोला, उस वक्त सोचा नहीं था जब आपको खुद से दूर करूंगा तो आपकी ज़िंदगी को और नरक बना दूंगा। उस वक्त दिमाग में ये बात ही नहीं आई, यदि आपको खुद से दूर किया तो हमारा घर समाज आपका जीना दूभर कर देंगे। क्यों नहीं सोच पाया मैं ये? काश उस समय कोई ये बता पाता तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी आपके गुरूर को चोट पहुंचाने की। लेकिन फिर भी आज आपने मुझे दोष नहीं दिया। आज तो आपको भी दर्द हुआ होगा, लेकिन आपने मुझे संभाला, हमारी फैमिली पर इन सब का असर नहीं होने दिया। कुछ देर इसी तरह सोच विचार करते हुए वो भी सो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर अलका जी और विराज जी बोले, भाई साहब, हमने एक बात सोचा है। हम जिहान और कनक की शादी फिर से कराना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? अरमान रघुवंशी बोले, विराज, हम भी यही सोच रहे थे। जिहान और कनक ये बात सुनते ही एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी नज़रें झुका लेते हैं। जोया खुश होते हुए बोली, वाह भाई, आपकी शादी के बहुत सारे सपने मेरे अधूरे हैं जो अब मैं पूरा करूँगी। जिहान मुस्कुरा देता है। अर्जुन बोला, लेकिन छोटे पापा, अचानक से? अलका जी बोली, अचानक से नहीं बेटा, सोच तो कई दिनों से रही थी, लेकिन फिर जोया और सौरभ की सगाई, इन सब में उलझ गई। लेकिन अब सोच रही हूँ कि इन लोगों की शादी के साथ इनकी शादी भी करा दूँ। अरमान जी बोले, विराज, माँ बाबूजी और हर्ष से बात कर लो, फिर पंडित जी को बुलाकर दोनों की कुंडली दिखानी होगी। अंजना जी बोली, कुंडली दिखाने से क्या होगा, शादी तो दोनों ने कर ली है, वो भी बिना किसी को बताए। अरमान रघुवंशी गुस्से से अंजना जी को देखते हुए बोले, शादी ही की है, कोई धोखेबाजी तो नहीं की, और आप इस मामले में चुप ही रहें तो अच्छा है। आप ही के छूट का नतीजा है अनुज ऐसा बन गया। अंजना जी कुछ नहीं बोलती हैं। अनुज नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाता है। विराज जी बोले, जिहान, तुम्हारा क्या कहना है? जिहान मुस्कुराते हुए बोला, आपको जो भी सही लगे मैं तैयार हूँ। अलका जी बोली, कनक बेटा, हम आपकी भी मर्जी जानना चाहते हैं। कनक बोली, मैं क्या कहूँ, आप लोगों को जो सही लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जोया और अनुषा के साथ हमारी शादी ना रखें, क्योंकि हम लोग कोई मस्ती नहीं कर पाएंगे। सभी लोग कनक की बात सुनकर हंसने लगते हैं। जोया बोली, बिल्कुल भाभी, मैं भी अपने भाई के शादी को पूरी एंजॉय करना चाहती हूँ। विराज जी बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जिहान की शादी पहले करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जिहान कनक और किहान के साथ ऑफिस आता है। अरमान जी अपने ऑफिस चले जाते हैं।
और विराज जी होटल। अलका जी पंडित जी को फ़ोन करके बुलाती हैं। जोया हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां गेट पर आदर्श इंतज़ार कर रहा था। आदर्श को देखते ही वो खुशी से गले लग जाती है। आदर्श उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, आज तो बड़ी चहक रही है। जोया बोली, बात ही ऐसी है, मैं अपने भाई की शादी देखने वाली हूँ और पूरी इंजॉय करने वाली हूँ। आदर्श बोला, क्या मतलब? जोया सारी बात बताती है। आदर्श भी जिहान और कनक की शादी का सुनकर खुश होता है। दोनों कुछ देर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद आदर्श अपने ऑफिस चला जाता है और जोया अपने काम में लग जाती है। शाम को पंडित जी आते हैं। तब तक होटल से विराज जी भी आ गए थे और अरमान जी ऑफिस से। पंडित जी 15 दिन बाद का मुहूर्त बताते हैं। सभी लोग उसी डेट पर अपनी रजामंदी दे देते हैं। अलका जी जोया और आदर्श की शादी का भी मुहूर्त निकालने के बारे में पूछती हैं। पंडित जी 1-2 महीने के बाद का डेट बताते हैं और 6 मंथ बाद की। सभी लोग इस पर बाद में विचार करने का सोच पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा करते हैं। कनक और जिहान के आने पर अलका जी उन्हें शादी की डेट बता देती हैं। जिहान डिनर करने के बाद कमरे में आते हुए बोला, कनक, आप हमारे रिश्ते को मौका देंगी ना? आप सच में खुश हैं या? कनक उसके गले से लगते हुए बोली, हम बीती बातों को भूल जाते हैं क्योंकि बेवजह खुद को भी और सबको भी तकलीफ देकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देंगे। पास्ट की बातें पास्ट में ही रहने देते हैं। जिहान कनक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है। आपने ये बात बताकर मेरे सारे डर को निकाल दिया। आई प्रॉमिस आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। थैंक यू हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। कनक बोली, चलिए अब सो जाइए क्योंकि 15 दिन में ही शादी है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जिहान उसे गोद में उठाते हुए बोला, काम तो होते ही रहेंगे, उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हुए बेड पर लेटा देता है। कनक उसके सीने से लग जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए कुछ ही देर में सो जाते हैं। किहान आज पहले ही सो गया था। अगले दिन से अलका जी और विराज जी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। आदर्श को हर्ष जी फ़ोन करके सारी बात बता देते हैं। दादा दादी को भी कनक की शादी करने की खुशी होती है। वो तो आदर्श को कहते हैं कि कनक को शादी तक यहाँ लाने के लिए, लेकिन आदर्श जानता था कि जिहान इतने दिन कनक के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वो शादी से 4-5 दिन पहले आने की बात करता है। अनुषा भी बहुत खुश थी। अनुषा ने आदर्श की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। जिहान भी कनक के माफ़ कर देने और अपने रिश्ते से बहुत खुश था। सभी इसी बीच कविता का भी ध्यान रख रहे थे। अर्जुन यहीं से अपना काम देख रहा था। लंदन में उसका मॉल था जिसे कुछ विश्वसनीय स्टॉफ के हाथ संभालने को दे दिया था, क्योंकि कविता की प्रेगनेंसी में वो उसके साथ रहना चाहता था। अनुज खुद में ही मस्त रहता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान तो चल ही रहा था। अंजना जी को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन उसे मानना नहीं चाहती थी। बेटे के मोह ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो जिहान और कनक की शादी में अलका जी की हेल्प कर रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।